नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर मैराथन लेकर आए, जो अभी तक टीसीएस द्वारा पूछे गए 1000 प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखकर जाना, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो किस फंक्शन कुंजी द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बताइए, विच फंक्शन की डिस्प्लेस द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या मतलब है? यानी कि आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी काम कर रहे हो, प्रिंट प्रीव्यू विंडो डिस्प्ले करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज करेंगे? तो सही उत्तर क्या बनेगा? डी, कंट्रोल प्लस F2। तो कंट्रोल F2 की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो डिस्प्ले कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू विंडो होता क्या है। तो सपोज आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने से पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसे आप प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हमारा डॉक्यूमेंट जैसा दिखाई देता है, प्रिंट होने के बाद पेपर में एज इट इज वैसा ही होता है। MS वर्ड 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के तहत उपलब्ध है? अंडर विच टैब इज वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन MS वर्ड 2016? तो सही उत्तर क्या होगा? सी, डिजाइन। डिजाइन टैब के अंदर आपको MS वर्ड 2016 में वाटरमार्क का बटन मिलता है। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य यानी कि व्यू उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार देखा गया है। विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट? तो सबसे पहले हम राइट आंसर देखते हैं। ए होगा एक्सट्रीम एनिमेशन। ये पावर पॉइंट में व्यू का टाइप नहीं है। तो व्यू के टाइप कौन कौन से हैं? स्लाइड शो, स्लाइड शॉटर, नॉर्मल, ये सभी व्यू के टाइप है पावर पॉइंट में। MS वर्ड में स्टाइल ग्रुप डैश टैब में उपलब्ध है। बताइए, इन MS वर्ड स्टाइल ग्रुप इज अवेलेबल इन डैश टैब? तो सही उत्तर क्या होगा? सी, MS वर्ड में होम टैब पर स्टाइल ग्रुप जो है उपलब्ध है। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिया जाता है A, B, C और D। सही उत्तर क्या होगा? A, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह भी प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, यहाँ पे हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो बताइए, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड? तो यहाँ पे आपको विकल्प A, B, C और D दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? A, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगर पूछता है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो उत्तर होगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा कमांड आपको आपके MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाता है? विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें 20 स्लाइड है। अब आप उस 20 स्लाइड में से किसी भी स्लाइड पे काम कर रहे हो, पहली स्लाइड पे आना है, तो कौन सा कमांड जो है यूज करेंगे? तो सही उत्तर क्या बनेगा? सी, कंट्रोल प्लस होम की। MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? तो सही उत्तर बनेगा बी, कंट्रोल प्लस N की मदद से हम MS वर्ड में एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प ओपन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन्स द सेव एज ऑप्शन इन MS वर्ड? तो सही उत्तर क्या होगा? डी, फंक्शन की F12 जो होती है, ये MS वर्ड में सेव एज विकल्प जो है ओपन करता है। यहाँ पे देखिए, वर्तमान दस्तावेज को सेव करना या वर्तमान दस्तावेज को तुरंत सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाएं। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसे सेव करने के लिए हम कंट्रोल S का यूज करते हैं। किसी नए फोल्डर में दस्तावेज को सेव करने के लिए या सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए फंक्शन की F12 का यूज किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नया दस्तावेज खोलने पर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज डैश होता है। व्हेन यू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज डैश। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या बनेगा? बी, 11। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 जब आप ओपन करते हैं
तो फॉन्ट का साइज जो है डिफॉल्ट 11 सेट होता है, फिर आप इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नया दस्तावेज खोलते समय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 पॉइंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली कैलिब्री है। तो कभी पूछता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, कभी पूछ लेता है डिफॉल्ट फॉन्ट शैली कौन सी है, तो दोनों याद रखना है। एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर और छोटा होता है उसे कहा जाता है। इन एमएस वर्ड अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, सी होगा सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कुछ भी लिखते हैं तो इस तरीके से हम लोग टाइप करते हैं, तो ये जो है हमारा बेस लाइन है। बेस लाइन के ऊपर स्मॉलर जो ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं या कह सकते हैं कैरेक्टर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और बेस लाइन के नीचे स्मॉलर टेक्स्ट जो होता है इसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट? तो वर्कशीट जो है स्प्रेडशीट से रिलेटेड होता है, सेल भी रिलेटेड है, फॉर्मूला भी रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी, वायरस डिटेक्शन। ये रिलेटेड नहीं होता है स्प्रेडशीट से। एक्सेल में फॉर्मूला डैश से शुरू होता है। फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ डैश। तो एक्सेल में आपको कोई भी फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है तो इक्वल साइन का यूज हमें करना ही पड़ेगा। एक वर्कबुक 2016 में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती है? हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन अ वर्कबुक बाय डिफॉल्ट? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ए 1। वर्कबुक 2016 में डिफॉल्ट रूप से एक वर्कशीट जो है मौजूद होती है, फिर अगर आपको और वर्कशीट की जरूरत पड़ती है तो हम इंसर्ट करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो है 1 होती है। लेकिन जो एक्सेल के पुराने वर्जन होते थे उसमें 3 वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से दी जाती थी। एक्सेल 2016 के बाद से अपडेट एक नई एक्सेल वर्कबुक में केवल एक सीट होती है। डिफॉल्ट रूप से केवल एक सीट होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। टैब पर डिफॉल्ट नाम जो है सीट 1 होता है। जो डिफॉल्ट सीट आपको दी जाती है उस सीट का नेम क्या होता है? सीट 1। एमएस वर्ड हेडर और फुटर विकल्प किस टैब के अंतर्गत है? बताइए, अंडर विच टैब इज एमएस वर्ड हेडर एंड फुटर ऑप्शंस? उत्तर बनेगा बी, इंसर्ट टैब में एमएस वर्ड के हेडर और फुटर का विकल्प आपको दिया गया है। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की सभी कंटेंट का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? आंसर बनेगा बी, Ctrl+A। Ctrl+A किस लिए यूज होता है? टू सेलेक्ट ऑल। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग होती है? अगर आपको टेक्स्ट अंडरलाइन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की जो है यूज करेंगे? तो आंसर बनेगा सी, Ctrl+U। तो ये तो बहुत ही आसान था, अंडरलाइन यू। वर्ड में निम्न विकल्पों में से किसमें रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है? इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? तो ए, बी, सी, डी विकल्प है, उत्तर बताइए। यहाँ पे हमारा सी होगा। एडिट मेन्यू में जो है आपको रिप्लेस का विकल्प अवेलेबल है। वर्ड में रिप्लेस विकल्प एडिट मेन्यू पर उपलब्ध है जो कि होम टैब पर है, और एडिट मेन्यू जो है होम टैब पर होता है। रिप्लेस विकल्प का शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड? तो आंसर बनेगा ए, सेल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फॉन्ट शैली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी, सुपर स्क्रिप्ट जो है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट का टाइप है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये सभी फॉन्ट स्टाइल के टाइप है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स डज नॉट अफेक्ट द टेक्स्ट फॉन्ट? तो आपको कमांड दिया जाता है बॉर्डर, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। सही उत्तर क्या होगा? ए, बॉर्डर कमांड जो होता है ये टेक्स्ट के फॉन्ट को अफेक्ट नहीं करता है। इटैलिक से क्या होता है, हमारा जो फॉन्ट होता है, टेक्स्ट होता है वो तिरछा हो जाता है। बोल्ड से डार्क हो जाता है, और अंडरलाइन हम करते हैं तो टेक्स्ट के नीचे आ जाती है। तो ये तीनों चीज जो है अफेक्ट डालता है, लेकिन बॉर्डर जो होता है वो टेक्स्ट के चारों ओर होता है और ये जो है अफेक्ट नहीं डालता है। तो याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ऑटो सम, जो कई मानों को जोड़ने का एक तेज और आसान तरीका है, को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू इंसर्ट ऑटो सम, अ क्विक एंड इजी वे टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज। तो ऑटो सम की शॉर्टकट क्या है ये बताइए। आंसर बनेगा डी, अल्ट प्लस इक्वल की हम एक साथ प्रेस करते हैं तो जितने जो है वैल्यूज दिए रहते हैं, जो सिलेक्टेड होती है, ये एक ही बार में ऐड कर देता है। तो इतना लंबा प्रश्न है लेकिन आंसर इतना छोटा सा है। आपको याद क्या रखना है, ऑटो सम के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट प्लस इक्वल यूज करते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? आपने देखा होगा व्यू मेन्यू में स्प्लिट विकल्प जो है दिया गया है, ये क्या करता है ये बताइए। आंसर बनेगा ए, एक विंडो को दो भागों में बांटना। क्या करता है स्प्लिट? एक ही विंडो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? फॉर्मूला है इक्वल टू A1 इंटू A2। तो इसका आंसर बनेगा E, 0 होगा। सेल A1 और सेल A2 दोनों ब्लैंक है, दोनों में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? बताइए, कट, कॉपी, पेस्ट, इन तीनों की शॉर्टकट क्या होती है? तो आंसर क्या बनेगा? डी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? अब यहाँ पे हमें शॉर्टकट नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, कट, कॉपी, पेस्ट अगर करना है तो कौन सी मेन्यू आप सिलेक्ट करेंगे। तो सही उत्तर क्या बनेगा? डी, एडिट। एडिट मेन्यू में हमें कट, कॉपी, पेस्ट का विकल्प दिया गया है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? विच मेन्यू इज सिलेक्टेड फॉर प्रिंट? तो प्रिंट के लिए हम फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। गटर मार्जिन क्या होता है? व्हाट इज गटर मार्जिन? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो विकल्प आपको ए, बी, सी दिया गया है, फटाफट से रीड कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? सी, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। यानी कि जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय पेज के बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन जो होता है उसी को गटर मार्जिन कहते हैं। अब पेज हमारा कैसा होता है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारा पेज। तो पेज को हम बाइंडिंग किस किस साइड में करते हैं? तो लेफ्ट साइड में करते हैं और हम टॉप में कर सकते हैं। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, इसी स्पेस को कहा जाता है गटर मार्जिन। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि गटर मार्जिन का पोजीशन क्या होता है, तो लेफ्ट होता है और टॉप होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम क्या कहलाते हैं? व्हाट आर कॉलम्स कॉल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स? तो दिया गया है ए, रो, बी, रिकॉर्ड्स, सी है फील्ड और डी है सेल्स। आंसर क्या बनेगा? सी, फील्ड्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में एक रो को रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। रो डेटा के एक सेट का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि डेटा के एक सेट को रिप्रेजेंट करती है। अब देखते हैं रिकॉर्ड्स। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक रिकॉर्ड एक टेबल में एक रो से मेल खाता है। रिकॉर्ड किसी विशिष्ट आइटम या उदाहरण के लिए डेटा का एक पूरा सेट है। अब फील्ड्स देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल के कॉलम है। फील्ड किसी रिकॉर्ड के लिए डेटा का एक सिंगल पीस है। सेल्स क्या है? एक सेल आमतौर पर टेबल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन को रेफर करता है। और रो को रिकॉर्ड कहते हैं, कॉलम को फील्ड्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में पूछता है, कभी पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सेल को क्या कहते हैं, कभी कहेगा फील्ड्स को क्या कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, कॉलम को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछता है, तो आप याद रखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। यहाँ पे प्रयोक्ता का मतलब क्या है? यूजर। द नेम दैट द यूजर गिव्स टू द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो यूजर के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को जो नेम दिया जाता है उसे कहा जाता है फाइल नेम। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? तो ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार देखा गया है। उत्तर क्या होगा? ए, पिक्चर और ग्राफिक्स। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा का टाइप नहीं है। तो डेटा के टाइप कौन कौन से हैं? तो डेट एंड टाइम दिया गया है, टेक्स्ट है, नंबर है, तो ये सारे हैं। यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीधे तौर पर यानी कि डायरेक्टली पिक्चर और ग्राफिक नामक डेटा प्रकार का समर्थन नहीं करता है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि इसमें एक OLE ऑब्जेक्ट डेटा प्रकार होता है
जो इमेज को संग्रहित कर सकता है, स्टोर कर सकता है, लेकिन यह मूल डेटा प्रकार से अधिक जटिल होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। अन्य डेटा प्रकार जैसे दिनांक, समय, टेक्स्ट और संख्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मौजूद होते हैं। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पाथ अप्लाई करने की अनुमति देता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउस यू टू अप्लाई अ प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ? तो उत्तर क्या बनेगा? ए, ऐड इफेक्ट कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर हमें जो है मोशन पाथ अप्लाई करने की अनुमति देता है। पहचाने कि एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। पहला दिया गया है, नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है, यानी कि जब आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते रहते हैं तो उस समय पे आप टेम्पलेट लेकर बना सकते हैं। सेकंड कहता है, किसी डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस एंड है, यानी कि आपको किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या दी गई है? शिफ्ट प्लस एंड की। अब बताइए ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही दिया गया है और कौन सा गलत दिया गया है? तो उत्तर क्या बनेगा? सी, पहला जो है सत्य है, यानी कि आप किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय टेम्पलेट ले सकते हैं। दूसरा जो है शिफ्ट प्लस एंड की डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए गलत दिया गया है। यहाँ पे देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। एमएस वर्ड 2010 कई टेम्पलेट प्रदान करता है जिनका उपयोग न्यू डॉक्यूमेंट बनाते समय किया जा सकता है। दस्तावेज के अंत तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस एंड नहीं है। यदि आप डॉक्यूमेंट के अंत तक तेजी से पहुंचना चाहते हैं, यानी कि क्विकली जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस एंड कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल में टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले डैश पर चला जाता है। इन एमएस वर्ड 2010, इफ यू प्रेस द टैब की इन अ टेबल, द कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट डैश इन द टेबल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा सी, सेल। एमएस वर्ड में अगर आप किसी टेबल पे काम करते रहते हैं और टैब की प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है वो टेबल के अगले सेल पे चला जाता है। डिफॉल्ट रूप से एमएस पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? बाय डिफॉल्ट एमएस पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशंस आर सेव्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस? तो राइट आंसर बनेगा बी, .pptx। एमएस पावरपॉइंट 2007 और 2007 के बाद जितने भी नए वर्जन आए इंक्लूडेड 365, सभी का फाइल एक्सटेंशन .pptx है और 2007 के पहले जितने वर्जन हैं .ppt है। एमएस पावरपॉइंट में नॉर्मल व्यू स्क्रीन के डैश तरफ स्लाइड थंबनेल डिस्प्ले करता है। इन एमएस पावरपॉइंट नॉर्मल व्यू डिस्प्लेज स्लाइड थंबनेल्स ऑन द डैश साइड ऑफ द स्क्रीन। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, डी होगा लेफ्ट। नॉर्मल व्यू स्क्रीन क्या होता है? जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते रहते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखिएगा पावर पॉइंट आपको स्लाइड थंबनेल डिस्प्ले करता है, यानी कि आपकी स्लाइड जो है छोटी छोटी आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। एमएस वर्ड 2007 के निम्नलिखित में से किस मुख्य मेन्यू आइटम में वाटरमार्क कमांड शामिल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेन्यू आइटम्स ऑफ एमएस वर्ड 2007 इंक्लूड्स द वाटरमार्क कमांड? तो आंसर क्या बनेगा? ए, पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट्स शीर्षकों के आधार पर सामग्री की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? प्रश्न को ध्यान से समझिए। विच फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनेबल्स क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट हेडिंग्स? तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी, स्टाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये प्रश्न में भी मेंशन किया गया है। तो इसका जो स्टाइल्स फीचर होता है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने की अनुमति देता है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट हेडिंग्स। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि एमएस वर्ड में स्टाइल्स का जो फीचर है ये कहाँ पे उपलब्ध है, किस टैब में उपलब्ध है? जब आप एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से शुरू होकर B3:G9 सेल की एक रेंज का चयन करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा? इफ यू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स B3:G9 स्टार्टिंग फ्रॉम B3 इन एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट, देन व्हाट विल बी डिस्प्ले इन द नेम बॉक्स? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा?
B3 आपको दिखाई देगा। देखिए B3 से आपको शुरू करना है और आप रेंज कितना सिलेक्ट करते हैं, B3:G9। फिर भी आपको जो नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है वो B3 होता है। MS वर्ड 2010 में चयनित डेटा को काटने के लिए डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। काटने यानी कि कट करने के लिए, और कट की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+X। अब फिर इसका यूज आप चाहे कहीं पे भी करें कंप्यूटर में। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS वर्ड? तो राइट आंसर क्या होगा, ए सेंटर। सेंटर एक पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। पेज मार्जिन के कौन कौन से टाइप है, तो बॉटम, लेफ्ट, राइट और टॉप होता है। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट फुटर्स आर प्रिंटेड ऑन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा सी, सभी पृष्ठों पर, यानी कि जितने भी पेज होते हैं सभी में डिफॉल्ट रूप से फुटर्स जो है प्रिंट होता है। पावर पॉइंट में थीम्स किसके इसके अंतर्गत पाई जाती है? इन पावर पॉइंट थीम्स कैन बी फाउंड अंडर। आंसर होगा डिजाइन टैब। तो पावर पॉइंट के डिजाइन टैब में आपको थीम्स ऑप्शन मिलता है। MS एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन डैश के समान होता है। सही उत्तर होगा डायलॉग बॉक्स के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज एंड ग्राफिक्स सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन MS वर्ड 2016? तो राइट आंसर बनेगा सी, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या है? इमेज एंड ग्राफिक्स सॉल्यूशन है जो MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? व्हाट डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल? अब एक्टिव सेल क्या होता है, तो जिस सेल को हम सिलेक्ट करके रखते हैं, जिस सेल पे हम काम करते रहते हैं वो सेल एक्टिव होता है। तो उस सेल का कंटेंट जो है हमें फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल? तो एक्सेल में अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाके चार्ट्स का विकल्प चूज करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? व्हाट इज सेल एड्रेस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट? तो राइट आंसर बनेगा डी, पहले कॉलम फिर रो का नेम। तो कॉलम को हम ABC यानी कि अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और रो को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल हमारा रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। तो सेल का जो एड्रेस होता है तो उसमें हमें सबसे पहले कॉलम होता है फिर रो होता है। जैसे आपने देखा होगा A1, B1, C1, 1B, 1C, ऐसा नहीं होता है। MS एक्सेल में आप इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कर सकते हैं? इन MS एक्सेल विच ऑफ दीज शॉर्टकट कीज कैन यू यूज टू सिलेक्ट एन इंटायर रो? तो इंटायर रो के लिए हम Shift+स्पेस की का यूज करते हैं। अगर आपको इंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है एक्सेल में तो Ctrl+स्पेस की का यूज करेंगे। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? बचा सकते हैं मतलब सेव कर सकते हैं। तो सेव करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+S। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज मोस्टली फाउंड एज अ डेटाबेस ऑन विंडोज बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स? तो आंसर क्या बनेगा? ए, MS एक्सेस। MS एक्सेस जो है ये एक विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर्स पर डेटाबेस है। MS पावर पॉइंट में रीडू की प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन MS पावर पॉइंट? तो रीडू के लिए हम Ctrl+Y का यूज करते हैं और अंडू परफॉर्म करने के लिए Ctrl+Z। हम निम्नलिखित किस विकल्प की मदद से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? आपको क्या करना है? MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद करना है। तो कौन सा विकल्प चयन करेंगे? ABCD दिया गया है, तो रीड कीजिए। वी कैन क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ। आंसर बनेगा ए, फाइल मेन्यू में जाकर क्लोज सब मेन्यू का चयन करके, यानी कि आपको फाइल टैब में जाना है, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप आइएगा तो आपको क्लोज सब मेन्यू मिलेगा, उसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो MS वर्ड एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पेज के लेआउट और प्रिंट ऑप्शन को सेट करने में उपयोग किया जाता है? Which of the following options in MS Word 365 is used to set the layout and print options of a page? आंसर होगा सी, पेज सेटअप।
पेज सेटअप की मदद से हम किसी पेज के लेआउट और प्रिंट ऑप्शन को सेट कर सकते हैं, यानी कि पेपर का साइज कैसा होगा, कितने पेजेस निकालने हैं, ये सारी चीज़ें हम पेज सेटअप से सेट कर सकते हैं MS वर्ड 365 में। इनमें से कौन सा फंक्शन MS वर्ड सॉफ्टवेयर का या के महत्वपूर्ण फंक्शन है? पहला दिया गया है डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। सेकेंड है डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट कर। और तीसरा है टेबल की रचना और एडिटिंग करना। अब बताइए A, B, C और D में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर A होगा, यानी कि जो 3 कथन दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों सही दिए गए हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज करके आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी, पेस्ट, मूव और डिलीट भी कर सकते हैं। आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो टेबल को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फंक्शंस हैं, ये सभी काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है। एक्सेल की वर्कशीट में डैश कॉलम होते हैं। एक्सेल के जो ओल्ड वर्जन थे उन वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं? तो आंसर क्या बनेगा? A 256। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पुराने वर्जन्स में, यानी कि 2007 से पहले जितने वर्जन थे, एक वर्कशीट में टोटल 256 कॉलम होते हैं। प्रत्येक कॉलम को एक जो है लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो A से शुरू होकर I भी तक जाता है। एक्सेल में A9 से A99 सेल रेंज को कैसे दर्शाएंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट सेल रेंज A9 टू A99 इन एक्सेल, यानी कि आपको सेल का जो रेंज है A9 से A99 तक सिलेक्ट करना है। तो इसे आप किस रूप में दर्शाएंगे, किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। उत्तर क्या होगा? C, A9 कॉलम A99। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये पूरा रेंज जो है सिलेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट वैलिड इन MS एक्सेल? राइट आंसर होगा C, कैरेक्टर। ये डेटा टाइप जो है एक्सेल में वैलिड नहीं होता है। नंबर होता है, लेबल होता है, डेट ऑन टाइम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देता है? Which of the following features allows you to truncate data in your worksheet? यहाँ पे टर्नकेट का मतलब क्या है? डेटा को सीमित करना, लिमिटेड करना। तो इसके लिए हम फिल्टर्स का यूज करते हैं। फिल्टर्स की मदद से हम पूरे वर्कशीट के डेटा में से जिस पार्ट पर फोकस डालना चाहते हैं फिल्टर की मदद से कर सकते हैं। MS एक्सेल 365 में वर्कशीट को प्रिंट करने का सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is the correct option to print a worksheet in MS एक्सेल 365? तो प्रिंट करने के लिए हम फाइल देन प्रिंट का चयन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में एक छोटा कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के नीचे बनाया जा सकता है जिसे डैश कहा जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? A, सबस्क्रिप्ट। इससे रिलेटेड हमने एक प्रश्न देखा था ना। तो हमारा जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट जो है ये होता है, इसके नीचे अगर हम कोई टेक्स्ट छोटा क्रिएट करते हैं तो इसी को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, और नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर करें तो इसे कहा जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, दोनों याद रखिएगा। MS एक्सेल 365 में सेल के विशिष्ट कैरेक्टर को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? प्रतिस्थापित का मतलब क्या है? रिप्लेस करने के लिए। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक्सेल के सेल में रिप्लेस करना चाहते हैं तो A, B, C और D विकल्प में से सही उत्तर कौन सा होगा? आंसर बनेगा A, विशिष्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट करना और फिर नए कैरेक्टर को टाइप करना। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? राइट आंसर होगा B होगा कंट्रोल D। तो कंट्रोल D की मदद से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं MS वर्ड में। फॉन्ट स्टार्ट होता है F से, लेकिन इसकी शॉर्टकट D होती है। कंट्रोल F अगर आप प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ना कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्षम करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? Which of the following tabs is used to enable rural option in MS वर्ड 2010? तो आंसर होगा D, व्यू टैब में जाकर आप रूलर का विकल्प को इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल है तो डिसेबल कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर किसी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं MS वर्ड में तो आपको फॉन्ट कलर जो है सिलेक्ट करना होगा, फॉन्ट कलर लेना होगा।
आप लिखित टेक्स्ट और एक कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ अ पेपर? राइट आंसर बनेगा डी, मार्जिन। यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ये होता है हमारा पेपर। ठीक है, तो हम टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस बचा है, पेपर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है ना, इसी को मार्जिन कहते हैं। वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से जूम लेवल जो है कितना सेट होता है? 0%, 125%, 100% या फिर 1%? तो आंसर क्या बनेगा? सी, 100%। यहाँ पे देखिए, जूम से 3 प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज जूम स्तर को 100% पर प्रदर्शित करता है, डिफॉल्ट रूप से 100% पर डिस्प्ले करता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है उपलब्ध न्यूनतम जूम प्रतिशत यानी कि मिनिमम जो है 10% होता है और मैक्सिमम जो अवेलेबल है तो वो 500% है। तो ये भी आप याद रखिएगा। MS वर्ड का वैलिड फॉर्मेट है, द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज .doc। MS वर्ड का मान्य प्रारूप वैलिड फॉर्मेट .doc है, डॉ से। .docx 2007 संस्करण के बाद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए डिफॉल्ट फाइल प्रकार है, अर्थात 2007 वर्ड 2007, 2010, 2013 और 2016 में नया जो फाइल एक्सटेंशन है .docx है। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फाइलों का एक्सटेंशन, तो एक्सेल का क्या होता है? XLS, टेक्स्ट फाइल का TXT, पावर पॉइंट का PPT, ओपन डॉक्यूमेंट का ODT। MS वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? यहाँ पे जो इंग्लिश हमने रॉन्ग टाइप कर दिया है, बताइए। MS वर्ड में फॉन्ट कमांड के जरिए यानी कि फॉन्ट कमांड के माध्यम से आप क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? तो आपको विकल्प दिया जाता है कि आप पैराग्राफ फॉर्मेट कर सकते हैं, पेज, कैरेक्टर, उपरोक्त सभी। तो आंसर बनेगा डी, इन सभी को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज। 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 का पहला संस्करण लॉन्च किया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले इंटरफेस मैनेजर का कोड नेम दिया गया था, लेकिन अंत में इसका नाम विंडोज रखा गया। विंडोज बॉक्स के कारण इसे विंडोज नाम दिया गया था, जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर की स्क्रीन पर उभरता है। MS एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो सही उत्तर बनेगा सी, टेक्स्ट। टेक्स्ट से रिलेटेड होता है लेन फंक्शन एक्सेल में। MS वर्ड की डैश विशेषता एक डॉक्यूमेंट में एक सूची बनाने में मदद करती है। डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो आंसर बनेगा सी, बुलेट और नंबरिंग की जो विकल्प है, विशेषता है, एक डॉक्यूमेंट में आपको लिस्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज कैन बी यूज्ड टू एडिट अ सेल ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट? तो एक्सेल वर्कशीट में सेल को एडिट करने के लिए फंक्शन की F2 का प्रयोग होता है। इन MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश रो और कॉलम का संग्रह है, जो अक्षरों और संख्याओं को संग्रहित करता है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ए, वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक एक कलेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का, जो टेक्स्ट एंड नंबर्स को होल्ड करता है, स्टोर करता है। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल? तो आंसर होगा सी, टाइटल बार। टाइटल बार में हमें एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम दोनों जो है दिखाई देता है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल होम की का यूज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ इन MS वर्ड? MS वर्ड में आपने कई सारे पैराग्राफ लिख के रखे हैं, किसी एक पैराग्राफ के एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे? तो सही उत्तर बनेगा बी,
इसे चुनने के लिए वाक्य पर कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिए, यानी कि पैराग्राफ के जिस सेंटेंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल की को होल्ड करके उस पर क्लिक कर दीजिए तो सिलेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से डैश सेट होता है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो वर्ड का जो है ओरिएंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन जो है डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट होता है। अब पोर्ट्रेट पेज कौन सा होता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह का जो पेज होता है ना, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट पेज, और इस टाइप के पेज को कहा जाता है लैंडस्केप पेज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के दो टाइप हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है, लैंडस्केप में आप इसे चेंज कर सकते हैं, फिर लैंडस्केप से आप पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड? सही उत्तर होगा बी, टॉप। टॉप जो होता है पैराग्राफ के अलाइनमेंट का वैलिड यानी कि सही टाइप नहीं है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं? तो राइट होता है, जस्टिफाई होता है, लेफ्ट होता है, और एक क्या होता है? सेंटर होता है। यहाँ देखिए, होम टैब के पैराग्राफ सेक्शन में अलाइनमेंट बटन हमें अलाइनमेंट को बदलने की अनुमति देता है, जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड आपको दिए जाते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या सेट रहता है? तो आंसर बनेगा लेफ्ट होता है। तो डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, फिर आप राइट, सेंटर, जस्टिफाई में चेंज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर? उत्तर होगा बी, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। एमएस वर्ड एक फर्मवेयर नहीं है, यह जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सही उत्तर बी होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर यहाँ पे सी होगा। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग अलाइनमेंट्स हो सकते हैं। ये विकल्प जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। सपोज आपने 4 पैराग्राफ लिखा है, एक का अलाइनमेंट लेफ्ट रखा है, दूसरे का आप राइट रख सकते हैं, तीसरे का आप सेंटर रख सकते हैं, चौथे का आप जस्टिफाइड रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये सही दिया गया है। पहला क्या कहता है? प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, इसलिए गलत है। दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियां नहीं हो सकती हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों तरह की हो सकती है। बुलेट में क्या आता है? डॉट डॉट जो हम लोग बनाते हैं, या आप दिल का साइन बना सकते हैं। नंबर में अल्फाबेट हो सकता है, 1 2 हो सकता है। तो ये दोनों भी आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप टैब नहीं हो सकते हैं। तो ये भी गलत दिया गया है, क्योंकि एक से अधिक ड्रॉप टैब हो सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Which shortcut key is used to find a particular word in a word document? तो find का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का अर्थ लास्ट पेज के नीचे प्रदर्शित करना चाहते हैं, तब कौन सा फीचर आपकी मदद करेगा? इन एमएस वर्ड, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन योर टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज, विच फीचर विल हेल्प यू? तो इसके लिए हमें फुट नोट विकल्प जो है मदद करेगा। फुट नोट की मदद से आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का मीनिंग जो है लास्ट पेज के नीचे डिस्प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी उपयोग की जाती है? तो सेंटर के लिए हम कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक भाग के रूप में एक प्रक्रिया दर्शाने के लिए प्रेजेंटेशन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अ प्रेजेंटेशन स्क्रीन टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोसेस एज अ पार्ट ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो इसके लिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बिंदीदार क्षेत्र यानी कि डोटेड एरिया जो होता है, इसे क्या कहते हैं? इन पावर पॉइंट द डोटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। किसी खाली स्लाइड में जो आपको डोटेड एरिया दिखता है उसे प्लेस होल्डर्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? इस टाइप का एक प्रश्न हमने आज किया है। यहाँ पे विकल्प जो है चेंज हो गए हैं, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू? तो पावर पॉइंट में आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, इनमें से कौन सा व्यू नहीं मिलता है? तो आंसर बनेगा सेकंड,
प्रेजेंटेशन व्यू। व्यू को ना ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न मिलता ही मिलता है। टोटल पावर पॉइंट में 8 व्यूज के टाइप होते हैं, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पार्ट होता है प्रेजेंटेशन व्यू और दूसरा होता है मास्टर व्यूज। प्रेजेंटेशन व्यूज में टोटल 5 टाइप आते हैं, जिसमें से नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू दिए गए हैं। मास्टर व्यूज में आते हैं तो स्लाइड मास्टर व्यूज, हैंडआउट मास्टर व्यू, नोट्स मास्टर व्यू, तो ये दिए गए हैं। तो आप व्यू टैब में जाइएगा, ये सारे व्यूज आपको मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल एन दबाने पर आपके प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जुड़ जाती है। तो कंट्रोल एन की मदद से क्या हम एक नई स्लाइड अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में सहेजा जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन को हम पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या बनेगा? फर्स्ट, केवल 1 जो है गलत दिया गया है, यानी कि कंट्रोल एन नहीं, कंट्रोल एम की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप डैश का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल। तो आंसर क्या होगा? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड में एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज और कलर सेट कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली की है, यानी कि टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इज F5 की। तो F5 की प्रेस करने से आप किसी भी स्लाइड में हो, आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होता है। डैश आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाने और मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने की अनुमति देता है। तो टास्क पेन अलाउस यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आप एक स्लाइड शो कैसे रोक सकते हैं? आपने F5 की मदद से स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया है, अब आप स्लाइड शो को रोकना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एस्केप की प्रेस करना होगा। एमएस पावर पॉइंट 2019 में सिलेक्ट किए गए आकार की विशेषताओं को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इन पावर पॉइंट 2019 which shortcut key is used to copy the attributes of a selected cell? तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए डैश कुंजी दबाएं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस द डैश की टू एंटर अ न्यू लाइन विद इन अ सेल। जब आप सेल में एक लॉन्ग टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो देखिएगा, जब आप दूसरे सेल पे जाते हैं वो टेक्स्ट जो है छिप जाता है, दोनों तरफ से हाइड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? वर्ड रैप फीचर का यूज़ करते हैं। तो वर्ड रैप फीचर भी हमें अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ें एडजस्ट करके देता है, लेकिन आप चाहते हैं कि जिस वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना, इसके लिए आप अल्ट प्लस एंटर की का यूज़ कीजिएगा। तो आप एक सेल के अंदर एक नई लाइन वहीं से शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कट के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस 0 का क्या कार्य है? ये ओ नहीं है, 0 है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस 0? तो कंट्रोल 0 का यूज हम करते हैं सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए। ठीक है, इसका यूज एक्सेल में बहुत ज्यादा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा? व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो रन डायलॉग बॉक्स में आप टाइप करेंगे विन वर्ड, तो WINWORD। विन वर्ड लिख के जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन एमएस एक्सेल? तो एक्सेल में सम फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन है और काउंट ए यानी कि काउंटा फंक्शन भी है, तो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा मेन्यू आपको पेज सेटअप विकल्पों तक पहुंचने की अनुमति देता है? विच मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउस यू टू एक्सेस पेज सेटअप ऑप्शंस? तो पेज सेटअप के लिए हमें फाइल मेन्यू जो है अलाउ करता है। इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में आप एक पेज ब्रेक डैश से कर सकते हैं।
इन MS वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक बाय, आप किसके द्वारा पेज ब्रेक कर सकते हैं? तो आंसर बनेगा अपने कर्सर को उपयुक्त स्थान पर रखें और कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं तो पेज ब्रेक हो जाएगा। यानी कि आप अपने पेज को जहां से ब्रेक करना चाहते हैं वहां पे आपको ले जाके कर्सर रखना है। आज का पहला प्रश्न है, MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड? राइट आंसर क्या होगा? ए, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर की मदद से आप MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक कर सकते हैं, जिसका मतलब है जहां से आप चाहते हैं वहां से। किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के लिए स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? सही उत्तर क्या होगा? सी, फंक्शन की F7 की मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर सकते हैं। मेल सर्वर को ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? Which of the following protocols is used by email clients to send emails to mail servers? तो ईमेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल रिसीव करने के लिए हम POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। TCP/IP जो है ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर? अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि किस जनरेशन में किस जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। तो ट्रांजिस्टर जो है ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। विषम को चुनिए, चूज द ऑड वन। तो सही उत्तर यहाँ पे बनेगा डी, फाइल एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजुला, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर डी बनेगा। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट सर्फ करने वाला ब्राउजर है। इसी तरह सफारी और मोजुला भी इंटरनेट पर सर्फ करने वाले ब्राउजर हैं। फाइल एक्सप्लोरर वह एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम उन फाइलों तक पहुंच सकते हैं जो पहले से ही हमारी हार्ड डिस्क या मेमोरी में संग्रहित है, यानी कि स्टोर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउजर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सफारी एप्पल कंपनी का ब्राउजर है और मोजुला कॉरपोरेशन का ब्राउजर है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है। बूटिंग निर्देश डैश में संग्रहित होते हैं। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन डैश। तो बूटिंग निर्देश जो होते हैं रोम में स्टोर होते हैं। यहाँ पे देखिए, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस जिससे फर्मवेयर या बायस के रूप में भी जाना जाता है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी डिवाइस में स्टोर होते हैं जिसे रोम, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि निर्देश रोम में स्थायी रूप से स्टोर होते हैं और इन्हें बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता है। जब एक कंप्यूटर ऑन होता है तब बायस इंस्ट्रक्शंस रैम में लोड किए जाते हैं, जहां उन्हें बूट प्रोसेस शुरू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। विंडोज में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को ऑनलाइन करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में डैश विकल्प पर जाते हैं। बताइए, अगर आपको अपने कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, यानी कि समझ लीजिए डिलीट करना है, तो कंट्रोल पैनल में कहाँ पे जाके आप कर सकते हैं? तो सही उत्तर बनेगा डी, प्रोग्राम एंड फीचर्स। क्या करना है आपको? कंट्रोल पैनल ओपन करना है, देन आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है। उसके बाद आप जिस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं सिलेक्ट करके कर सकते हैं। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है? फॉर विच एप्लीकेशंस इज द HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड? राइट आंसर होगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा डिलीवर करने के लिए उपयोग किया जाता है HTTP प्रोटोकॉल। इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू द यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। तो इंटरनेट से यूजर की कंप्यूटर में फाइल अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहेंगे डाउनलोडिंग। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? करेक्ट आंसर बनेगा डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हेल्प या सहायता,
खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए F1। F1 फंक्शन की मदद से हम हेल्प को ओपन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? A, B, C और D दिया गया है। बताइए कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑडियो फाइल के लिए इस्तेमाल होती है? आंसर बनेगा C .mp3। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? A .xlsx। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? व्हाट इज वर्कबुक? बेसिकली रिलेटेड टू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वर्कबुक जो है ये MS एक्सेल से संबंधित है। एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सपोज आपने 3 वर्कबुक विंडो खोली है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 3 फाइल खोली है। अब आपको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे फाइल में जाना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो आंसर क्या होगा? सी Ctrl+F6। निम्नलिखित में से कौन एक विंडोज संस्करण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज वर्जन? तो आंसर क्या होगा? सी विंडोज 9। ये विंडोज का वर्जन नहीं है। 8, 7, 10 ये सभी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण हैं। विंडोज 9 कभी जारी नहीं हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के तुरंत बाद विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही और सी इज जस्ट एबल टू। तो आंसर होगा ए जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो जरूरतमंद एप्लीकेशन को रन करने में एप्लीकेबल है, यानी कि वो रन कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर बनेगा सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। निम्न में से POP3 प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ POP3 प्रोटोकॉल? तो सबसे पहले POP3 प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म देख लीजिए। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है और इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 110, यानी कि 110। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश का उपयोग करते थे। बताइए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करते थे? तो आंसर क्या बनेगा? डी इंटीग्रेटेड सर्किट का। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी या कह सकते हैं चौथी जनरेशन की भाषाओं की श्रेणी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस? तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में आता है क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पीढ़ी मेंशन किया है, फिर हार्डवेयर, फिर कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन में आई वो। तो पहली पीढ़ी में आया वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर के रूप में, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर असेंबली लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज आए जैसे फोरट्रान, कोबोल, C++, चौथी पीढ़ी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म है याद रखिएगा, जिसमें वेरी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि क्वेरी लैंग्वेज अर्थात SQL, ओरेकल आदि का इस्तेमाल हुआ। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जिसमें लैंग्वेज हुआ OPS5, मरकरी आदि। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसमें सभी कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें हैं सभी का एक्सटेंशन डिस्कस किया है। एग्जाम में किस टाइप के फाइल एक्सटेंशन से प्रश्न आते हैं ये भी हमने देखा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जवाब दीजिए फाइल एक्सटेंशन का यूज हम किस लिए करते हैं? तो A, B, C, D और E दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? D, फाइल प्रकार को पहचानने के लिए। फाइल एक्सटेंशन का यूज इसलिए किया जाता है कि ये फाइल जो है किस टाइप की फाइल है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पहचानने के लिए हम फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन बताता है कि फाइल एक बैकअप प्रतिलिपि है? बैकअप प्रतिलिपि यानी कि बैकअप कॉपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस सजेस्ट दैट द फाइल इज अ बैकअप कॉपी? तो आंसर होगा .BAK। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर?
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एडोब फोटोशॉप, एमएस वर्ड, एंटीवायरस, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, लेकिन विंडोज 7 जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फोल्डर खोलते हैं और कंट्रोल A की दबाते हैं तो क्या होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सी, मौजूदा फोल्डर की सभी फाइलें और सब फोल्डर चयनित होते हैं। यानी कि अगर आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फोल्डर को ओपन करते हैं और कंट्रोल A की जो है प्रेस करते हैं तो उस फोल्डर में जितनी फाइलें होती हैं और सब फोल्डर होते हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और यूडीपी किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही उत्तर होगा बी, डेविड पी रीड के द्वारा। एसएमएस का परीक्षण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज एसएमएस टेस्टेड? राइट आंसर होगा सी, 1992 में, 1992 में। यहाँ पे देखिए एसएमएस यानी कि शॉर्ट मैसेज और मैसेजिंग सर्विस है, जिसे आमतौर पर एसएमएस के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। अधिकांश टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस का एक टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस कंपोनेंट है। नील पैपवर्थ द्वारा 3 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड किंगडम में वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था। इस मैसेज का टेक्स्ट क्या था? मैरी क्रिसमस। एक सॉफ्टवेयर निर्माता और उस सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ता के बीच एक समझौता का नाम क्या है जिसे उनके द्वारा शुल्क के लिए खरीदा जाता है? द एग्रीमेंट बिटवीन अ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर एंड द यूजर हु परचेजेस द सॉफ्टवेयर फॉर अ फी इज कॉल्ड। आंसर बनेगा डी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर निर्माता कौन होता है? जो सॉफ्टवेयर को तैयार करता है। सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ता जो पैसे देके सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है यानी कि समझौता होता है और उसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उनके पूर्ण रूप के साथ गलत मेल खाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंक्रीनियम्स इज मैच्ड इनकरेक्टली विथ देयर फुल फॉर्म? तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, ए होगा पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और यहाँ पे दिया गया है पोर्टेबल नेस्टेड ग्राफिक्स, तो ये इनकरेक्ट है। बी है जीआईएफ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये सही है। सीएसवी, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये भी करेक्ट है। एमआईडीआई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये भी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से एक साथ स्थित होते हैं, अक्सर एक ही बिल्डिंग में? आंसर होगा ए, लैन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक नेटवर्क का टाइप है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से एक साथ स्थित होते हैं, अक्सर एक ही बिल्डिंग में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसी बिल्डिंग या कैंपस में इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा लैन। सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग नहीं है? तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा क्या होता है? मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? सी, माउस सीपीयू का भाग नहीं है। लिनक्स डैश का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर बनेगा सी, लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण या कह सकते हैं एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा गुण मेन मेमोरी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी? पहला, इसकी क्षमता अधिक होती है। बी, यह पोर्टेबल है। सी, इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। डी, यह वोलाटाइल यानी कि अस्थिर होती है। अब आप बताइए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? डी, यह वोलाटाइल यानी कि अस्थिर होती है। अब यहाँ पे डिटेल में देखिए मेन मेमोरी की विशेषताएं। पहली है, यह कंप्यूटर मेमोरी के लिए सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तीव्र होती है यानी कि फास्टर होती है। यह एक अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर मेमोरी है। यह सामान्यतः एक अस्थिर वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है। यह कंप्यूटर की मुख्य यानी कि मेन मेमोरी है। कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है यानी कि नहीं रन हो सकता है। अब आप बताइए वोलाटाइल का मीनिंग क्या होता है, कमेंट में लिख के। निम्न में से कौन सी प्रौद्योगिकी आंकड़ों के परेषण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिकी तरंगों का प्रयोग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज यूजेस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसमिट डेटा? आंसर होगा बी, वाईफाई। वाईफाई टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं।
किसी अन्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की तुलना में वार्म WORM की आवश्यक विशेषता क्या है? व्हाट इज द इसेंशियल फीचर ऑफ वार्म कंपेयर्ड टू अदर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया? राइट आंसर है ए, इसमें एक बार किया गया अभिलेखन अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि जो भी आपने एक बार लिख दिया है उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर मीडिया में रीड वंस राइट मेनी या WORM एक डेटा स्टोरेज तकनीक है जो डेटा को स्टोरेज माध्यम में एक बार में लिखने और डेटा को इरेज या संशोधित करने से रोकती है। अगर आपने एक बार लिख दिया है तो उसे हटा नहीं सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। वार्म मीडिया को 1970 के दशक के अंत में ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करके विकसित किया गया था। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? आंसर क्या बनेगा? ए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होती है पावर सप्लाई करने के लिए। अगर यूपीएस ना हो और पावर कट हो जाए तो हमारा सिस्टम क्या होगा? डायरेक्ट शटडाउन हो जाएगा। तो डायरेक्ट बंद होने से रोकने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस भी इंपॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहे हैं उसे सेव करके सिस्टम को शट डाउन करें। जब एक ही समय में एक ही चैनल पर एक संदेश प्रेषित और प्राप्त किया जाता है तो नेटवर्क परिवेश में प्रसारण के ऐसे तरीके को क्या कहा जाता है? When a message is transmitted and received over the same channel at the same time, such mode of transmission in network environment is called as full duplex. Full duplex में क्या होता है? एक ही समय में एक ही चैनल पर संदेश को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? टेलीफोन लाइन। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स में कम्युनिकेशन एक ही साइड से होता है जैसे कीबोर्ड और कंप्यूटर में। हाफ डुप्लेक्स क्या है? हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है लेकिन एक समय में एक ही साइड से होता है जैसे कि वॉकी टॉकी, टेक्स्ट मैसेज इसके एग्जाम्पल हैं। डैश को व्हाइट हैट या ब्लैक हैट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आंसर होगा बी, हैकर्स। हैकर्स को व्हाइट हैट या ब्लैक हैट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखिए, हैकर वह व्यक्ति होता है जो साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने में कुशल होता है और साइबर सुरक्षा की दुनिया में उन्हें अक्सर हैट सिस्टम का उपयोग करके वर्गीकृत किया जाता है। साइबर स्पेस के क्षेत्र में व्यक्तियों के 3 प्राथमिक वर्गीकरण हैं। फर्स्ट, व्हाइट हैट हैकर्स, सेकंड, ग्रे हैट हैकर्स और थर्ड है ब्लैक हैट हैकर्स। अब ये तीनों क्या काम करते हैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले व्हाइट हैट। व्हाइट हैट हैकर ऐसे व्यक्ति या साइबर सुरक्षा पेशेवर हैं जो नैतिक और वैध उद्देश्यों के लिए अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे अक्सर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को सुरक्षा कमजोरियों और खतरों से बचाने के लिए काम करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे व्यक्ति या ग्रुप हैं जो मिलिशियस इरादे से हैकिंग और साइबर हमलों में शामिल होते हैं। वे अक्सर कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाते हैं, संवेदनशील जानकारी चुराते हैं, मलवेयर वितरित करते हैं और व्यक्तिगत लाभ, वित्तीय लाभ या अन्य मिलिशियस उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों, संगठनों, यहाँ तक कि स्टेट्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ब्लैक हैट हैकिंग अवैध और अनैतिक है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी हैकिंग अवैध और अनैतिक है, तो आंसर होगा ब्लैक हैट हैकिंग। अब देखिए ग्रे हैट हैकर्स व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच का रास्ता अपनाते हैं। कैसे? व्हाइट हैट के विपरीत वे आमतौर पर सिस्टम को हैक करने की अनुमति नहीं लेते हैं। हालांकि ब्लैक हैट के विपरीत वे अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचते हैं। पहला तो ये काम करते हैं कि ये सिस्टम को हैक करने के लिए अनुमति नहीं लेते हैं और दूसरा, जिस तरीके से बड़े बड़े जो है नुकसान करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, तो ये सारे काम करने से ये अक्सर बचने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया, तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसका आप स्नैपशॉट लेके एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निवेश उपकरण या इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर दिया गया है। आंसर क्या होगा? सेकंड, A एवं B सही है। इनपुट डिवाइस OCR है और स्कैनर है। प्लॉटर्स और प्रिंटर्स आउटपुट हैं। कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित कौन से प्राथमिक कनेक्टर शामिल हैं? पावर, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्प्ले दिया गया है। बताइए इनमें से कौन सा प्राथमिक कनेक्टर है? तो आंसर क्या बनेगा? सेकंड, A, B, D सही है। यानी कि पावर, कीबोर्ड और डिस्प्ले ये प्राथमिक कनेक्टर में आते हैं, लेकिन प्रिंटर जो है ये प्राथमिक में नहीं आएगा। प्रोसेसिंग के दौरान किसी प्रोग्राम या डेटा के भागों को स्टोर करने के लिए
सीपीयू में एक उच्च गति अस्थायी भंडारण को क्या कहा जाता है? तो आंसर बनेगा डी, कैश मेमोरी। ये एक हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज है सीपीयू में जो इस्तेमाल होती है डेटा और प्रोग्राम के पार्ट्स को स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग। बफर एक अस्थायी संग्रहण है जो जुड़ी हुई है। बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज एसोसिएटेड विथ इनपुट और आउटपुट। बफर एक आंतरिक मेमोरी स्पेस के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग इनपुट या आउटपुट गतिविधियों के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर रैम में स्थित यह कुशल डेटा प्रबंधन की सुविधा देता है। बफर का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में, डिस्क स्टोरेज में स्थानांतरित होने से पहले परिवर्तनों को बफर के भीतर ट्रैक किया जाता है। इनमें से कौन सा उपयोगी इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल इनपुट डिवाइस? ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। आंसर क्या बनेगा? बी, OCR, लाइट पेन, कीबोर्ड, ये सभी यूजफुल इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी स्मृति सर्वाधिक अस्थिर प्रकृति की है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज ऑफ मोस्ट वोलाटाइल नेचर? तो डीवीडी, HDD, SSD और रैम दिया गया है। सबसे जो है वोलाटाइल नेचर का रैम यहाँ पे है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है। यह एक रीड राइट मेमोरी है। यह वोलाटाइल मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो आंसर बी बनेगा, टच स्क्रीन। अब ये आउटपुट डिवाइस कैसे नहीं है, यहाँ पे देखिए। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। मोबाइल टच स्क्रीन में आमतौर पर दो मॉड्यूल होते हैं, एक टच और दूसरी स्क्रीन, जो मोबाइल पर कंटेंट को करती है। टच मूल रूप से सेंसर और डिवाइस की स्क्रीन के साथ एम्बेडेड है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टच स्क्रीन कंबाइंड एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस? आंसर बनेगा ए, लाइट पेन। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में निम्न शामिल नहीं होते। आंसर होगा डी, फंक्शन की अर्थात F1, F2 आदि शामिल नहीं होते। यहाँ पे देखिए, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में आमतौर पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए कीज, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे प्लस, माइनस, स्लैश, एस्टेरिस्क, ब्रैकेट और 0 से 9 नंबर होते हैं, लेकिन इसमें फंक्शन कीज जैसे F1, F2 आदि शामिल नहीं होते हैं। ISP से क्या आशय है? ISP से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP डैश द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का विनिमय करता है, यानी कि एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा सी, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करता है। प्लॉटर का किसके लिए उपयोग किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ प्लॉटर यूज्ड फॉर, तो आंसर क्या देंगे? प्रिंटिंग, ड्राइंग्स और मैप्स के लिए करते हैं। प्लॉटर मूल रूप से प्रिंटर का एक प्रकार है। यह कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। यह कागज या मीडिया पर एक प्रिंट बनाने के लिए एक पेन का उपयोग करता है। बड़े प्रारूप के प्रिंट को प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई डिज़ाइनों में प्लॉटर है। इसमें लेआउट, भवन निर्माण योजना, जहाज डिज़ाइन, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बड़े कैनवास प्रिंट और किसी भी अन्य इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जैसी वास्तुकला शामिल है। यानी कि जो बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रिंट करना होता है, तो इसके लिए हम प्रिंटर की जगह पे प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। 3 प्रकार के प्लॉटर सबसे जो है पॉपुलर हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और है इंकजेट प्लॉटर। जावा निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की निर्गत युक्ति नहीं है? निर्गत यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर बनेगा डी, इमेज स्कैनर। ये आउटपुट नहीं, इनपुट डिवाइस है। आस्की में कितने कोड होते हैं? आस्की हैज हाउ मेनी कोड्स? आंसर बनेगा बी, सी होगा 256 कोड होते हैं। यहाँ पे देखिए, आस्की का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसमें 256 कोड हैं। आस्की को एक कार्यकारी समिति द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें IBM,
AT&T और इसकी सहायक कंपनी टेलीटाइप द्वारा गठित X 3.4 के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे बताइए ASCII का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। अभी अभी हमने आपको बताया है। अब आप बताइए A, B, C और D में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है, ए होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विंडोज में DLL क्या होता है, व्हाट इज DLL इन विंडोज। आंसर है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा फॉर malicious reasons by posing as a trusted source in email is called phishing। फिशिंग क्या होता है, ईमेल के माध्यम से आपको ट्रस्टेड सोर्स बनकर जो है दिखावा करते हैं और इनका पर्पस क्या होता है, आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, ये सारी चीजें चोरी करना, प्राप्त करना। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को डैश कहते हैं। आंसर होगा टोपोलॉजी कहते हैं। बायोस का क्या अर्थ है, व्हाट डज बायोस मीन। आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रोसेसर चिप की गति डैश में मापी जाती है। द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन डैश। तो प्रोसेसर की चिप की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मुख्य फंक्शन है, बताइए। द मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल इज। सही उत्तर क्या होगा, बी। इंट्रानेट यूजर्स को विशेष रूप से या कह सकते हैं सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देना प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मेन फंक्शन है। पाइथन क्या है ये बताइए। सही उत्तर होगा बी, उच्च स्तरीय भाषा। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट अलाउज प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग करने की अनुमति देता है। इस लैंग्वेज को क्रिएट किया गया है गुइडो वैन रोसुम के द्वारा। इसे पहली बार 1991 में रिलीज किया गया था। इसका इस्तेमाल होता है वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड सिस्टम्स स्क्रिप्टिंग, इन सभी काम के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन वर्क ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर है किस जनरेशन से रिलेटेड है ये बताना है। तो आंसर क्या बनेगा, तीसरी पीढ़ी। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर की पीढ़ी और किस पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था ये देख लेते हैं। तो पहली पीढ़ी 1946 से 1959 तक थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे सभी कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 जिसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1980 से अभी तक हैं, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन डैश होता है, बताइए। विंडोज की साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो सही उत्तर होगा a.wav WAV। 1 पेटाबाइट और PB बराबर 1024 डैश। तो ये किसके बराबर होता है, 1024 टेराबाइट्स और TB के। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है, व्हाट इज हार्ड डिस्क इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है। हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, कभी कभी हार्ड ड्राइव को संक्षिप्त रूप से HD या HDD कहा जाता है। एक ऐसा स्टोरेज डेटा स्टोरेज डिवाइस है ये, जिसमें डेटा लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क कई गीगाबाइट तक की जानकारी स्टोर कर सकती है। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल और APT किसके द्वारा या कह सकते हैं किसने विकसित किया है। सही उत्तर क्या बनेगा, डी डॉगलस T रोस। डेटाबेस से डेटा तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, C SQL लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस से डेटा तक पहुंचने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोस के कार्य को इंगित करता है।
बायोस की फुल फॉर्म क्या है ये हमने देख लिया है। अब ये किसे इंडिकेट करता है, तो आंसर होगा ए, इसमें पीसी के बारे में कॉन्फ़िगरेशन जानकारी होती है। एक प्रकार का हमला या अटैक जिसमें कोई व्यक्ति या प्रोग्राम किसी संसाधन तक प्राप्त यानी कि पहुंच प्राप्त करने के लिए स्वयं को दूसरे व्यक्ति या प्रोग्राम के रूप में डिस्प्ले करता है, दिखाता है, कहलाता है। तो आंसर होगा ए, मास्करेडिंग। मास्करेडिंग का मतलब ही होता है मुखौटा पहन लेना, यानी कि एक प्रकार का ये अटैक है जिसमें कोई व्यक्ति या प्रोग्राम कह सकते हैं किसी रिसोर्स तक पहुंचने के लिए स्वयं को दूसरे व्यक्ति या प्रोग्राम के रूप में जो है दिखाता है, मास्करेडिंग कहलाता है। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? आंसर होगा डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? डी, सफारी। सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउजर है। बिंग, आस्क, याहू ये सभी सर्च इंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको दिया जाता है कोबोल, पास्कल, बेसिक, डी है ऊपर के सभी। तो आंसर क्या होगा? डी, ऊपर के सभी, यानी कि ये तीनों कंप्यूटर के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल क्या है? व्हाट इज कोबोल? तो आंसर होगा सी, एक कंप्यूटर भाषा है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह व्यवसाय समुदाय में उपयोग की जाने वाली एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह अमेरिकी सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक संयुक्त पहल से विकसित हुआ। कोबोल का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड कोबोल? आंसर होगा डी, ग्रेस मरी होपर ने कोबोल को डेवलप किया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के डैश हैं। तो ये किस प्रकार के जो है कंप्यूटर हैं? आपको दिया जाता है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। आंसर क्या बनेगा? ए, माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जो है ये विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। एक छोटा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके सेंट्रल प्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ये देखिए। एक प्रकार का कंप्यूटर है जो प्रायः अपने बड़े आकार, भंडारण की मात्रा यानी कि स्टोरेज की कैपेसिटी, प्रोसेसिंग पावर और हाई लेवल की विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कंप्यूटर के लिए वर्तमान में उच्चतम परिचालन दर पर या उसके आसपास प्रदर्शन करता है। मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें एक बड़े कंप्यूटर की अधिकांश विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं लेकिन भौतिक आकार में छोटा होता है। क्रीपर वायरस के रूप में दर्ज पहला वायरस किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर होगा ए, बॉम्ब थॉमस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द का पूर्ण रूप से गलत मेल खाता है? तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बी होगा डब्ल्यू लैन, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ये इनकरेक्ट है क्योंकि डब्ल्यू लैन की फुल फॉर्म जो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर यहाँ पे देखिए वॉल-पी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल सही है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये भी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से TCP का सही पूर्ण रूप कौन सा है? यानी कि करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCP बताइए। आंसर बनेगा डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लास ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का वैलिड टाइप इनमें से लेजर प्रिंटर नहीं है क्योंकि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेसिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। एक डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। आंसर होगा डी, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क पर एक सेंट्रल सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी तक पहुंचने में इनेबल बनाता है। विंडोज एक्सप्लोरर के डैश दृश्य में यानी कि व्यू में ग्राफिक्स और HTML फाइलों की लघु छवियां और फाइल सामग्री का पूर्वावलोकन देख सकते हैं। तो आंसर होगा डी, थंबनेल्स। देखिए विंडोज एक्सप्लोरर के थंबनेल व्यू में वन कैन सी
मिनिएचर इमेजेस ऑफ ग्राफिक्स एंड HTML फाइल्स एंड प्रीव्यू ऑफ फाइल कंटेंट। यानी कि आप जो है अगर अपने सिस्टम में कोई इमेज रखे हैं या एक स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उस पिक्चर को जो है हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में थंबनेल व्यू में देख सकते हैं और उस पिक्चर में जो कंटेंट होता है उससे भी आप देख सकते हैं। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन यानी कि संचार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क? तो वैन कंप्यूटर नेटवर्क होता है, लैन कंप्यूटर नेटवर्क होता है और मैन भी कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो आंसर बनेगा सी, व्यक्तित्व नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। पद एमबी प्रयोग किया जाता है। एमबी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मेगाबाइट्स के लिए। अनुपम क्या है? कंप्यूटर में अनुपम क्या है? तो आंसर बनेगा सी, एक सुपर कंप्यूटर है। लैन, वैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क हैं। इनमें प्रथम अक्षर एल, डब्ल्यू और एम क्रमशः इनके लिए है। बताइए, लैन, वैन और मैन जो होते हैं ये सभी जो है कंप्यूटर के नेटवर्क के अलग अलग टाइप है जो अलग अलग एरिया को कवर करते हैं। तो आपको फर्स्ट लेटर एल, डब्ल्यू, एम का मतलब क्या है ये बताना है। तो आंसर बन जाएगा आपका बी। एल से होता है लोकल, डब्ल्यू से होता है वाइड और एम से होता है मेट्रोपॉलिटन। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU पद का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी कि कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहते हैं और VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये याद रखिएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन कंप्यूटर के डेवलपमेंट में किसका है? तो आंसर बन जाएगा डी, वॉन न्यूमैन का। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? व्हाट इज बग इन अ प्रोग्राम? तो आंसर होगा बी, एरर। किसी प्रोग्राम में बग को एरर कहते हैं। समान प्रोटोकॉल के साथ समान लैन को जोड़ने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर लैन्स विथ सेम प्रोटोकॉल? तो आंसर होगा ब्रिज। ब्रिज डिवाइस का यूज किया जाता है तब जब कनेक्ट करना हो सिमिलर लोकल एरिया नेटवर्क को विथ सेम प्रोटोकॉल के साथ। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ जो है कनेक्ट करना हो तो गेटवे का इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्राम्स इज? तो आंसर बनेगा ए, फोरट्रान। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताइए। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर वॉज क्रिएटेड बाय? तो किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं? आंसर बनेगा डी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। इसके बाद है एनियक। एनियक क्या था? तो आंसर होगा बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द